स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो न्यूमेरिकल्स करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रेरिफिकेशन पे। क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है उस पे किस किस तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस भी लिखूंगा, 4 ऑप्शन भी लिखूंगा और फिर उस ऑप्शन में मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑप्शन देखते ही हम आंसर कैसे ला सकते हैं बिना क्वेश्चंस को सॉल्व किए हुए। ठीक है कि नहीं? तो पहला क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट is incident at an angle 30 degree from normal, then find angle of reflection. A part 60 degree, 30 degree, 45 degree, 90 डिग्री। देखो, कह रहा है कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है फ्रॉम नॉर्मल। कह रहा है एक लाइट की रे आ रही है। मान लो ये कोई एक सरफेस है और कह रहा है उस सरफेस पे लाइट की रे आ रही है। ये मैं मान लेता हूं ये नॉर्मल है। तो कह रहा है अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, कोई लाइट की रे है वो इंसिडेंट कर रही है कहां पे? इस सरफेस के ऊपर, और वहां से पड़ते ही रिफ्लेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे। क्या कह रहा है? अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, कोई लाइट की रे आ रही है और वो इंसिडेंट कर रही है 30 डिग्री एंगल पे। कहां से? ये नॉर्मल से वो जो है 30 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब कह रहा है बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। यानी जो ये रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना एंगल बनाएगी, कहां से? नॉर्मल से, वो पूछा है। तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला ही लॉ पढ़ा है कि यार एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कहता है जो भी इंसिडेंट रे नॉर्मल से एंगल बनाएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी उतना ही एंगल बनाएगी। कहां से? नॉर्मल से। इसका मतलब अगर इंसिडेंट रे 30 डिग्री बना रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना बनाएगी? 30 डिग्री ही बनाएगी। तो इसका मतलब आंसर कितना आना चाहिए? बी पार्ट, बदलापुर। कितना? 30। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है कि नहीं? अब दूसरा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट normally on a reflecting surface। ठीक है कि नहीं? then find angle of reflection। पहला ऑप्शन है आपके पास 90 डिग्री, दूसरा है 0 डिग्री, तीसरा है 180 डिग्री और डी है हमें नहीं आता। हमें नहीं आता, हम चोमू है, हमें नहीं पता है। देखो क्वेश्चन पढ़ना क्या कह रहा है। कह रहा है एक लाइट की रे आ रही है, ठीक है, कहां पे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। मान लो मैंने ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ये क्या है? ये नॉर्मल है। कह रहा है एक लाइट की रे आ रही है, यानी जो लाइट की रे है वो नॉर्मली आ रही है। अरे नॉर्मली का मतलब क्या है? कि वो नॉर्मल के बिल्कुल नॉर्मल के साथ में आ रही है, बिल्कुल नॉर्मल के। यानी जो इंसिडेंट रे है वो बिल्कुल नॉर्मल के पैरेलल में है। अरे जब कोई चीज एक दूसरे के पैरेलल में होती है तो उनके बीच का एंगल कितना होता है? अरे 0 डिग्री। इसका मतलब जो इंसिडेंट रे है वो कितना एंगल बना रही है? 0 डिग्री। नॉर्मली का मतलब यह है कि जब भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा ना कि यार एक लाइट की रे आ रही है नॉर्मली का मतलब है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 0 डिग्री है। क्योंकि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमेशा मेजर करते हैं कहाँ से? नॉर्मल से। और वो नॉर्मल से ही आ रही है। मान लो ये नॉर्मल है और वो रे नॉर्मल से ही आ रही है, पैरेलल। अरे जब नॉर्मल के पैरेलल आ रही है तो एंगल 0 डिग्री हो गया। तो उस केस में मुझसे पूछ रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब लाइट इंसिडेंट करेगी और इंसिडेंट करने के बाद बिल्कुल इसी रे पे ऊपर वापस क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे या तो 90 लिखते हैं या तो 180 डिग्री लिखते हैं। अरे भाई, जब लाइट की रे आई
ये लाइट की रे इंसिडेंट कर रही है नॉर्मल पे, और इंसिडेंट करने के बाद वो वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो एंगल बताओ। हमें तो लगता है कि एंगल 180 डिग्री हो सकता है, क्यों? क्योंकि बिल्कुल लाइट आई और रिफ्लेक्ट, अरे 180 डिग्री ये एंगल है इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, यहाँ पे 180 डिग्री एंगल आएगा। लेकिन हमसे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा कहाँ से लेते हैं? नॉर्मल से लेते हैं। तो बताओ, जब रिफ्लेक्टेड रे वापस चली जाएगी तो ये नॉर्मल से कितना बना रही है? अरे जब रिफ्लेक्टेड रे एंगल नॉर्मल से पैरेलली वापस जाएगी तो एंगल भी कितना बनाएगी? 0 डिग्री बनाएगी। और हमें तो पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कहाँ से? लॉ से भी पता है। तो इसका मतलब जो आंसर है वो कितना आएगा? वो 0 डिग्री ही आएगा। कितना आएगा? 0 डिग्री ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, कह रहा है अ स्फेरिकल मिरर। क्वेश्चन क्या है? अ स्फेरिकल मिरर। अ स्फेरिकल मिरर, एक स्फेरिकल मिरर है, हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, फाइंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बताओ कितनी होगी? ए पार्ट 20 सेंटीमीटर, बी पार्ट 10 सेंटीमीटर, सी पार्ट 5 सेंटीमीटर, डी पार्ट हमें नहीं आता। देखो भाई, कह रहा है एक स्फेरिकल मिरर है। अगर स्फेरिकल मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 20 सेंटीमीटर, तो पूछ रहा है फोकल लेंथ बताओ। तो आपको पता है कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होती है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब जो फोकल लेंथ आएगी वो 20 सेंटीमीटर आएगी। हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2। अगर r 20 है बाई 2, यह आएगा 10 सेंटीमीटर। अब प्लस 10 सेंटीमीटर आएगा या माइनस 10 सेंटीमीटर आएगा? तो देखो, स्फेरिकल मिरर है, तो स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि अगर कॉनकेव होता तो माइनस आता, और अगर कॉन्वेक्स होता तो प्लस आता। क्या ये सही है? कॉनकेव में प्लस आएगा या माइनस, या कन्वेक्स में माइनस आएगा या प्लस? क्योंकि यहाँ पे तो स्फेरिकल मिरर लिया है। तो स्फेरिकल मिरर जनरली, बेसिकली स्फेरिकल मिरर ही दो तरह का होता है, लेकिन इसने जनरल क्वेश्चन दिया है कि स्फेरिकल मिरर है। वो कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, इसलिए हमने 10 ले लिया आंसर। अब ये +10 भी हो सकता है या -10 भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि मिरर कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। ठीक है कि नहीं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है a ray of light incident from rarer to denser medium, then the refracted ray, पहला पार्ट, goes away from normal, B part towards normal, C part none, D part straight। अब सुनना मेरी बात। कह रहा है एक लाइट की रे आ रही है, इंसिडेंट कर रही है रेरर से डेंसर मीडियम में। इसका मतलब ये क्वेश्चन रिफ्रैक्शन का है। अगर रिफ्रैक्शन है तो इसका मतलब एक रेरर मीडियम होगा और एक डेंसर मीडियम होगा। मैं मानता हूं रेरर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है और डेंसर का μ2 है। तो हमेशा रेरर वाले का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है? वो कम होता है। इसका मतलब यहाँ पे μ2 क्या है? ज्यादा है μ1 से। तो कह रहा है एक लाइट की रे, मान लो ये नॉर्मल है, एक लाइट की रे आ रही है, इंसिडेंट कर रही है, और इंसिडेंट करने के बाद वो डेंसर मीडियम में जा रही है। अब बताओ जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ की तरफ खिसकेगी, कहाँ की तरफ जाएगी? देखो, पहला क्वेश्चन है अवे फ्रॉम नॉर्मल, दूसरा है टुवर्ड्स नॉर्मल, तीसरा तो छोड़ो, इन दो में से हमें पता करना है। देखो, जब भी कोई रे रेरर से डेंसर मीडियम में जाती है ना, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है अगर डेंसर मीडियम है
तो वो नॉर्मल की तरफ आएगी। कहाँ की तरफ आएगी? नॉर्मल की तरफ आएगी। और अगर डेंसर से रेरर आ रही है तो रेरर मीडियम में जो रे है वो नॉर्मल से अवे जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। लेकिन यहाँ से पूछ रहा है रेरर से कहाँ जाएगी? डेंसर जाएगी। तो अगर रेरर से डेंसर जाएगी तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो अवे जाएगी। वो क्या करेगी? वो टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ आएगी। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है कि नहीं? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से शायद रिफ्रैक्शन वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी फ्रॉम द concave mirror of focal length 10 centimeter. Find the position of image. A part 10 centimeter, B part 20 centimeter, C part 15 सेंटीमीटर, डी पार्ट 5 सेंटीमीटर। देखो कह रहा है एक कॉनकेव मिरर है। क्या है? एक कॉनकेव मिरर है। मान लीजिए मैंने ये बना दिया कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर के किसी भी मिरर के सेंटर को कहते हैं पोल। और ये आ गया फोकस, और ये आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो फोकस है वो दिया है कितना? 10 सेंटीमीटर। कहता है ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। अरे ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है। तो कह रहा है बताओ इमेज की पोजीशन कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज डिस्टेंस बताओ। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ऑप्शन दिए हुए हैं 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिरर फार्मूला लगाएंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेकिन इस क्वेश्चन में मिरर फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। वो क्यों? उसका मेन रीजन जो है वो है क्या? वो है कि अरे भाई ये तो स्टैंडर्ड केस है। हमने कॉनकेव मिरर में स्टैंडर्ड केस पढ़ा है कि अरे जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज हमेशा फोकस पे बनेगी। इसका मतलब इसने कहा है मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है। अरे भाई जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखूंगा तो इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आएंगी, और हमेशा जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? इमेज जो बनेगी वो बनेगी फोकस पे। तो फोकस तो हमें दिया है, फोकल लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर दी है। इसका मतलब जो v होगा, जो इमेज डिस्टेंस होगा वो 10 सेंटीमीटर आएगा। बिना फार्मूले के ये क्वेश्चन निकलता है, बिना कॉन्सेप्ट के। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। और जब भी इमेज फोकस पे बनेगा तो क्वेश्चन में फोकल लेंथ दिया हुआ है, और वो कितना है? वो है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इमेज का डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर आएगा। और ऑप्शन पहला ही है 10 सेंटीमीटर। अब इसको फार्मूले से करते हैं। 1/v प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में होता है। जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखोगे रियल ऑब्जेक्ट के लिए वो माइनस होगा, इज इक्वल टू 1/f। और ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी को मैं इन्फिनिटी लिखूंगा। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1/v माइनस 1/इंफिनिटी इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ 10 दिया हुआ है, फॉर्मूले से कर रहा हूं मैं। 1/v जब मैं इसको वहां लेके चला जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/इंफिनिटी। अरे 1/इंफिनिटी तो हो जाता है 0। इसका मतलब 1/v इज इक्वल टू 1/10। और जब मैं 1/v को ऊपर ले जाऊंगा तो v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ले लो। फार्मूले से भी आ गया और कॉन्सेप्ट से भी आ गया। ठीक है कि नहीं? अब जिस तरीके से आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लेंस के लिए। लेंस के लिए क्वेश्चन है। क्या था क्वेश्चन? कह रहा है एक गिवन लेंस है जिसकी जो फोकल लेंथ है वो 200 सेंटीमीटर है, और मुझसे पावर पूछ रहा है लेंस की। देखो इस केस में हमें ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि ऑप्शंस क्या हैं। क्या है ऑप्शंस? क्या है ऑप्शन? किसमें? देखो ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। पावर ऑफ लेंस के दो फार्मूले हैं।
एक होता है 1 बाई फोकल लेंथ। 1 बाई फोकल लेंथ तब लगाएंगे जब हमारे पास फोकल लेंथ मीटर में दी हुई, और दूसरा फार्मूला होता है 100 बाई फोकल लेंथ, और ये तब लगाएंगे जब फोकल लेंथ किस में दी हुई होगी, सेंटीमीटर में दी हुई होगी। देखो मैं दोनों फार्मूले से करूंगा, पहले तो हम सेंटीमीटर वाले फार्मूले से करेंगे, सेम फोकल लेंथ आएगी। देखो अ गिवन लेंस हैज फोकल लेंथ 200 सेंटीमीटर, कह रहा है कोई लेंस दी हुई है जिसकी जो फोकल लेंथ है वो 200 सेंटीमीटर है। कितनी? 200 सेंटीमीटर। अरे 200 सेंटीमीटर जब फोकल लेंथ है तो पावर का फार्मूला आएगा 100/200। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ आंसर में भी सेंटीमीटर में है, तो जब मैं इसको काटूंगा तो ये आएगा 1/2 सेंटीमीटर। ये तो इस वाले फार्मूले से निकली। अगर ये वाला फार्मूला है तो इस वाले फार्मूले से भी 1/2 आना चाहिए। तो करते हैं, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ, लेकिन अब फोकल लेंथ मीटर में लेना है। 1 मीटर में होता है 200 सेंटीमीटर, और ये 200 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये कितना मीटर है? 2 मीटर है, तो ले लो 1/2 आंसर आ गया। यानी दोनों फार्मूले से सेम आंसर आ रहा है, सिर्फ यूनिट का चक्कर है। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो मीटर में होगा, ये मीटर में आया, और ये जो आंसर है, दोनों आंसर देखो हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमसे सेंटीमीटर में पूछा था इसलिए मैंने 1/2 किया और आंसर सेंटीमीटर में ही आ गया, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे भी पावर पूछी है तो ये जो सेंटीमीटर था, देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और अगर मुझे इसको 200 सेंटीमीटर, अगर मुझे इसको मीटर में लाना है तो मैं इसको 2 लिख सकता हूँ। दोनों फार्मूले से सेम आंसर आ रहा है 1/2 1/2, ठीक है कि नहीं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाँ, when an object, जब भी कभी मैं किसी ऑब्जेक्ट को, when an object is kept between focus and pole of concave mirror, then image formed is A part real, B part inverted, C part virtual and erect, और D part virtual and inverted। अरे भाई कह रहा है कि जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को कहां पे रखूंगा, फोकस और पोल के बीच में। मान लो ये कनकेव मिरर है, ये फोकस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये पोल। जब भी हम ऑब्जेक्ट को, ये भी स्टैंडर्ड केस है, जब भी हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे ना तो इमेज हमेशा शीशे के पीछे बनती है, मिरर के पीछे बनती है, और जब भी इमेज मिरर के पीछे बनती है तो वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है। इसलिए जो ऑप्शन है वो आएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या आएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मैग्निफिकेशन of image formed by plane mirror, कह रहा है जब भी प्लेन मिरर से कोई इमेज बनेगी तो उसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी। पहला ऑप्शन है यूनिटी, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3, और चौथा ऑप्शन जो है दैट इज 5। बताओ उसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी। देखो जब भी हमने प्लेन मिरर पढ़ा था ना तो हमने प्लेन मिरर की दो खासियतें पढ़ी थी। पहला फीचर हमने ये पढ़ा था कि जितनी दूर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो प्लेन मिरर से उतनी ही दूर पीछे हमारे पास हमारी इमेज बनेगी, यानी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा इमेज डिस्टेंस के। दूसरी चीज, जितना इमेज का साइज होगा उतना ही ऑब्जेक्ट का भी क्या होगा, साइज होगा। और याद रखना जब इमेज v इज इक्वल टू यू हो जाए तो उस टाइम पे जो मैग्निफिकेशन है वो 1 होती है, और 1 को ही हम कहते हैं यूनिटी। इसका मतलब जो प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन है वो क्या है, वो यूनिटी है, वो 1 है, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन मीडियम के ऊपर बेस है और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत चांसेस है आने के। मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा कैसे करना है और फार्मूले से भी बताऊंगा आपको कि फार्मूले से क्वेश्चन कैसे होगा। देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है लाइट एंटर्स फ्रॉम, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फ्रॉम एयर टू ग्लास। कह रहा है एक लाइट है वह एंटर कर रही है किसी एयर मीडियम से ग्लास में, हैविंग म्यू इज इक्वल टू 3/2
is the speed of light in the glass, और एयर वेलोसिटी इन एयर, और एयर में जो स्पीड दी है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पहला ऑप्शन है 2 × 10⁸, तीसरा ऑप्शन है 3 × 10⁸, चौथा ऑप्शन है 4 × 10⁸, पांचवा ऑप्शन है 6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो, नहीं, डी ऑप्शन आप लिख लो 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो, इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका कह रहा है, एक लाइट की रे आ रही है एयर से, कहां पे, ग्लास में। यानी मान लो ये एक मीडियम है एयर, इसका μ1 और इसका μ2, और ये ग्लास है। कह रहा है कि यहाँ पे जो लाइट की स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। बताओ वेलोसिटी क्या होगी ग्लास में, यानी जब ये लाइट इस ग्लास वाले मीडियम में आएगी तो अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी स्पीड क्या होगी। तो देखो भाई, एक मजेदार बात, यहाँ पे जो इसका जो ये 1 और ये 3/2, यार हमने पढ़ा है कि जो वेलोसिटी होती है ना वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी कम वेलोसिटी होगी, जितना गाढ़ापन होगा उतनी लाइट की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। देखो, एयर में वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। अब जब ये वेलोसिटी, जब लाइट किस में आएगी, ग्लास के मीडियम में आएगी, तो ग्लास यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये 1/5 आएगा, यानी यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। इसका मतलब हमें एक बात तो समझ आ गई, अरे यहाँ पे जो भी वेलोसिटी होगी वो इस 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कम होगी। हम देखेंगे किस ऑप्शन में कम है, वही हमारा आंसर होगा। 2 × 10⁸, हाँ बिल्कुल ये ऑप्शन हो सकता है। 3 × 10⁸, अरे ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। ये तो 3 × 10⁸ तब होती जब यहाँ पे भी मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता, यहाँ पे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब वेलोसिटी कम होगी। 4 × 10⁸, अरे ये तो हो ही नहीं सकता भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो वेलोसिटी कम होनी चाहिए, ये तो ज्यादा है, ये तो 4 × 10⁸ है, और यहाँ पे है 1 × 10⁸। अब इन दो में से कोई ना कोई ऑप्शन हो सकता है। अगर यहाँ पे भी ज्यादा वाला ऑप्शन होता तो ये भी नहीं, ये कट जाता, इसलिए मैंने ये डी ऑप्शन बनाया ताकि आपको थोड़ा मैं फार्मूला बताऊं। देखो, यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा दैट इज स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, μ1 × v1 = μ2 × v2। अरे μ1 यानी एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1, एयर में वेलोसिटी कितनी, 3 × 10⁸ दी हुई है, और μ2 कितना, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, और वेलोसिटी कितनी, यही तो हमें निकालनी है। 3 से 3 कैंसल, 2 इधर चला जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ गई जी हमारी वेलोसिटी। इसका मतलब हमारा आंसर ए जाएगा। ये इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, सीबीएसई में भी और जेके बोर्ड में भी इस तरह का न्यूमेरिकल्स आ सकता है। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं न्यूमेरिकल, जैसे कि जो प्लेन मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ कितनी होती है। तो प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो जिस न्यूमेरिकल के आने के जो चांसेस हैं वो यही है। इस तरह में इनमें से कुछ भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है, वो वैल्यू चेंज कर सके। मेन मसला है हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी करने का तरीका। अगर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, अगर फार्मूला लगाना है तो फार्मूला कैसे लगा सकते हैं। तो ये था लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रेरिफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, सारे के सारे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, फिजिक्स का जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी उस पे। थैंक यू।